हेलो हेलो। जैसे होता क्या है ना, चला आजकल के नौजवानों में डेडिकेशन की दिक्कत है। पता नहीं ना कोई जगा पा रहा है और ना वो जग पा रहे हैं। एक बार मेरे एक भैया से बात हुई। मैंने कहा भैया यार आजकल के नौजवान कुछ बहुत ज्यादा स्पार्किंग मोड में नहीं है। उन्होंने कहा यार स्पार्क देने वाला कोई नहीं, हिम्मत तो है, वो कन्विंस कोई नहीं कर पा रहा है कि अच्छे रास्ते पर अच्छी चीजें मिलेंगी। वही हाल है आजकल के नौजवानों का। बताइए, अब अभी भी पटना में हमको लगता है 10% बच्चे ही लौट के आए हैं। कहीं रोड पे कहीं बच्चा नजर आ रहा है? ये वो दुगो आप ही लोग जैसे जो हार्डली डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमको कुछ करना ही करना है, वही बच्चे हैं। ये डेडिकेशन दोस्त जरूरी है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, जो छुट्टियां वो अभी मना रहे हैं वो जिंदगी में वो कभी मना नहीं पाएंगे। जिस छुट्टी को आप अभी नहीं मना रहे हैं वो आप पूरी जिंदगी भर मना पाएंगे। ये फर्क है दोनों में। हाँ, हम लोग जब सोए रहते थे तो बाबूजी आके कहते थे, जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। बाबूजी का ये स्पार्किंग वाला जो वर्ड था ना, और दे पानी दे छिट्टा। एक को रोटी खाते थे रात में, भूख लगल रहता था दुए वो खाते थे कि नींद खुल जाएगा। वो डेडिकेशन आप में है तब ना आप यहाँ तक अभी तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा दोस्त पेशेंस रखो, सब अच्छा हो जाएगा। कौन क्या कर रहा है इसको? मेरे कॉलेज में 65 बच्चे थे, मेरे ब्रांच में 65 बच्चे ही, चूंकि एआईसीटी का रूल है, हम लोग चार ही लोग 5 लोग बैठते थे। बाकी 60 के 60, 100 बहाने थे उसके पास। 100 ऑफ बहानाज। ये टीचर अच्छा नहीं है तो आज बर्थडे है, तो आज मूड अच्छा नहीं है, तो आज वेदर अच्छा नहीं है, तो आज तबीयत अच्छा नहीं है। और फाइनली वो क्या करते थे? क्लास छोड़ देते थे। वक्त उनका भी बीत गया, वक्त हमारा भी बीत गया। आज उनका बीत नहीं रहा है। यही सच्चाई है। आप ये चीजें फील कर रहे होंगे आप भी। इतना सुकून आपको अभी क्लास में बैठ के आ रहा है ना, इतना सुकून आपको घर पे रह के अभी नहीं आता कि यहाँ क्लास चल रहा है और आप वहां बैठे रहते। अंदर से अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक धिक्कार मिलता है, "ओ, साला क्लास चल रहा है हम यहाँ बैठे हुए क्या?" लेकिन ये ईमानदार लोगों को मिलता है। जो बेईमान लोग हैं, कोई सबसे कोई मतलब नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में। और कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, याद है? हीट में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? वेयर इज योर बुक्स? हाँ, हीट का 2 क्लास हो गया है ना? अरे 2 क्लास है कि 1 क्लास है? हाँ, 2 क्लास हुआ तो बहुत आगे तक चले गए होंगे हम। चालन सम्मान और विकिरण हो गया था। बोलिए जल्दी। देखो यार लास्ट क्लास यहाँ से पढ़ाना था क्या? चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ओवरऑल कर देते हैं पीछे का। हाँ, एकदम निश्चिंत रहिए। आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट ना पढ़ना होता है। बाबू है ना आप हमारे। चलिए शुरू करें। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है या औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ये अभी हम अपने हाथ में औसत गतिज ऊर्जा देते हैं तो हीट जनरेट होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ये ऊष्मा और ताप में अंतर है। जैसे पानी के बढ़ने से, इसके बढ़ने से स्तर बढ़ता है। पानी के बढ़ने से क्या बढ़ता है? वैसे ही ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। पानी के बढ़ने से क्या बढ़ता है? स्तर बढ़ता है। उसी तरह ऊष्मा के बढ़ने से क्या बढ़ता है? ताप बढ़ता है। ठीक है। यानी अगर आप आग लगा रहे हैं, मान लीजिए आप लकड़ी जला रहे हैं तो वो ऊष्मा है। आपको जो गर्माहट मिल रही है वो ताप है। क्लियर है? अब दोनों का ऐसा ही मात्रक अलग अलग है। इसका ऐसा ही मात्रक लीजिएगा तो जूल है, इसका सीजीएस मात्रक लीजिएगा तो कैलोरी है।
या अर्घ है, और ताप का SI मात्रक लीजिएगा तो केल्विन है, इसका CGS मात्रक लीजिएगा तो डिग्री सी है, इसका SI मात्रक जूल, CGS मात्रक कैलोरी, इसका SI मात्रक केल्विन है, इसका CGS मात्रक डिग्री सी। बोलिए हाँ। पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ेगा और ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका मात्रक केल्विन और डिग्री सी ही नहीं है, तापमान का SI मात्रक बहुत सारा है, केल्विन है, डिग्री सी है, र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है, और एक रिलेशन हम आपको पढ़ाए थे C-0/100-0, याद है? थोड़ा थोड़ा याद होगा। C-0/100-0 इज इक्वल टू F-32/212-212 इज इक्वल टू K-273/373 याद है हो? बराबर क्या था? कांस्टेंट। याद है कि भूल गए? तो जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन होता था। और जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन। बोलो, डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? x डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए x प्लस 273 केल्विन, केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए याद है कि भुला गए? याद है? बोलन रे। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। आज 0 डिग्री सी को जल का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इस पर जल की तीनों अवस्था में से अब कोई भी अवस्था बदलता नहीं। और उष्मा गति का शून्यवां नियम क्या था? ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, ए का ताप सी के ताप के बराबर। और उष्मा गति का प्रथम नियम की कोई वस्तु को अगर उष्मा दी जाती है तो उससे वो दो काम करता है, एक बाह्य कार्य करता है, एक अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। और उष्मा गति का दूसरा नियम क्या था? कोई भी उष्मा का प्रवाह जब भी होगा उच्च ताप से निम्न ताप की निम्न ताप से उच्च ताप, उच्च ताप से निम्न ताप होगा। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। चालन बिना अणुओं के गति के चालन, अणुओं की गति के कारण संवहन, और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण। सबसे तेज विधि क्या है? विकिरण। सबसे धीमी विधि क्या है? चालन है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है कौन विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। यहाँ आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। वायु का गर्म होना संवहन, वायु का गर्म होना क्या? संवहन। क्लियर है? कि इतने तो हम पढ़ाए हैं आपको, ज्यादा तो कुछ पढ़ाए नहीं। बोलिए। अब चलते हैं हम लोग उष्मा गति के न्यूटन के शीतलन नियम पे। न्यूटन का शीतलन नियम देखिए क्या है। जैसे कोई भी चीज को आप गर्म कीजिए, दूध ले लीजिए, ठीक है, और दूध को आप गर्म कीजिए, गर्म करिएगा आप, तो आप देखिएगा बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 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 मान लीजिए कोई 50 डिग्री सी पर कोई वस्तु है, इसको 40 डिग्री सी पर होने में 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 40 डिग्री सी को 30 डिग्री सी पर जाने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? वो इसलिए पूछा जाता है कि भैया यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। लड़का कहेगा इतना में 10 का डिफरेंस में 10 मिनट लगा, तो 10 का डिफरेंस में फिर 10 मिनट लगेगा। लड़का मार देगा, फंस जाएगा। लेकिन बाबू मेरा पढ़ा हुआ है, तो 50 से 40 होने में 10 मिनट लगता है, तो 40 से 30 होने में 10 मिनट से अधिक लगेगा। ये न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का गर्मा गर्म नियम नहीं है, न्यूटन का खाली ठंडाने का नियम है। और न्यूटन का क्या दैनिक जीवन में करने की चीजें हैं। आप दूध ले लीजिए, बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में, बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से और ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। बोलिए। तो ये अब लेकिन आप कहिएगा सर एग्जैक्ट बताइए कितना अधिक समय लगेगा। अगर इसमें अगर 10 मिनट का समय लगा, तो एग्जैक्ट बताइए इतना से इतना होने में फिर कितना समय लगेगा, है ना? तो ये कैसे निकालिएगा? इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है।
ये एग्जैक्ट कितना समय लगेगा। अगर कोई एक ही ऑप्शन दे दे 10 मिनट से ज्यादा या 5 मिनट से ज्यादा, मान लो इसमें 5 मिनट लगा तो इसमें कितना लगेगा। एक ही ऑप्शन दे दे 5 मिनट से ज्यादा, तब तो सॉल्व करने की जरूरत है, खट से मार देना है। बोलिए, अगर एक से अधिक ऑप्शन दे, अगर एक से अधिक ऑप्शन दे 5 मिनट से ज्यादा वाला, तब क्वेश्चन को क्या करना होगा, बनाना होगा न्यूमेरिकल मेथड से। न्यूमेरिकल मेथड उसका क्या है, बहुत आसान है, एक फॉर्मूला बस लगा देनी है आपको। फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 बटा क्या रे, T बराबर K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q। ये फॉर्मूला है। Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। क्या, अब ध्यान से देखो, अगर 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 1 माइनस Q2 बटा T बराबर K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0, ये फॉर्मूला है। अगर 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 आपको दे दे कि 60 से 50 होने में, 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में टाइम का मान कितना लगा, 5 मिनट, है ना। तो 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा, 50 से 40 डिग्री सी होने में टाइम बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। पढ़ने वाला चला देखो कितना कम है बच्चा, कि 26 नंबर कट ऑफ गया है एलपी का। क्वेश्चन तो तू देखा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल। मैथ तो ऐसा पूछा है कि हमको लगता है रोशन सर जाते थे डिस्कशन करवाने, 30 को क्वेश्चन को 10 मिनट में करके चलाते थे। कट ऑफ कितना गया, 26 नंबर। अभी फिर देखना है एलपीसीबीटी 2 होगा, होगा ना, खूब अल्लाह होगा, माइक सटाएगा पत्रकार सब। कितना बनाए, 90, 92, इधर साला जेकर 50-55 बना है वो अपन छोड़िए दिया, दूसरा एग्जाम के तैयारी में लग गया। आज जब रिजल्ट आता है कट ऑफ जाता है 51, 100 में 46 और 95 वाला भितरामपुर चल जाता है। अभी देखना खूब हल्ला होगा, अभी पूरा हल्ला होगा। कल एग्जाम है ना, कल शाम में, कल और परसों पूरा माहौल गर्म रहेगा। पहला काम कि जो मास्टर पढ़ाया वो नहीं आया, दूसरा काम जो किताब पढ़े उन्हें फंसा। लेकिन ओकर बाद पूछेगा आप कितना बनाए, तो जब अपनी बारी आएगी तो कहेगा 95। जे मास्टर पढ़ाया उन्हें आया, जो किताब में था उन्हें पूछा, लेकिन आप बनाए कितना, ये छोटा तोरा पते नहीं है कि हम क्या बना के आए हैं। तो इसे अब समझो जी, हम ये बात बार बार बच्चों को कहते थे, बच्चे कट ऑफ हमेशा कम जाता है, यूपीएससी तक का कट ऑफ 60% से ज्यादा नहीं जाता है, जहाँ 300 सीट होता है। ग्रुप डी में फाइनली 100 नंबर का अगर एक टेस्ट होगा ना, तो जिसको 60 से 65 नंबर होगा अगर फाइनल मेरिट बन जाए। नजदीक के बोर्ड में, बिहार यूपी के बोर्ड में जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं, ओबीसी उसी हिसाब से देख। यहाँ तो 50% नंबर लाने वाले लोग नहीं है। अब बातें बड़ी बड़ी होंगी। 60 डिग्री, हम जब कहते थे बाबू रे कट ऑफ कम जाएगा, तो कहता था कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोल रहा है। आज अब 20 दिन दिया ना मेंस में, आज 24 नंबर वाला का रिजल्ट हुआ, मियाज हो गया ठंडा। तब अब वो चट्टा सब खोजो, जे जे आके कहता था कि कोर्स एसके जाए इसलिए कट ऑफ कम बता रहा है, उसको कोर्स बेचना है। कोर्स तो मेरा तुम आज लो, कल लो, परसों लो, मेरा नहीं लोगे किसी और का लोगे, लेना तो तुमको है ही, लेकिन मामला जो है गड़बड़ाता है। इसलिए आप लोग पढ़िए, कट ऑफ क्वेश्चन पूछा है रे, बल का सही मात्रक न्यूटन, कार्य का सही मात्रक जूल, और उसमें भी नंबर नहीं आता है बच्चों को। एक और है 60 से 50 होने में कितना समय लगा, 5 मिनट। तो 50 से 40 होने में कितना लगेगा आपको, ये Q0, Q1 प्रारंभिक ताप है, Q2 अंतिम ताप है, और Q0 जो आप ये देख रहे हैं ये वायुमंडलीय ताप है। कहाँ का ताप है, मान लेते हैं वायुमंडलीय ताप कितना होता है, लगभग रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सी, कितना होता है जी,
यहां मान लेते हैं ये सब डिग्री सी में देंगे टेम्परेचर, उसके लिए वैलिड है, और टाइम मिनट में। ये फॉर्मूला डिग्री सी में होगा टेम्परेचर, और टाइम किस में होगा, मिनट में। अब बताओ, यहां मान लेते हैं Q0 वायुमंडल का ताप कितना है, 25 डिग्री सी। ये दोनों जगह सेम रहेगा Q0। अब फॉर्मूला पुट करो, Q1 कितना है 60 माइनस 50 बट्टा 5 ना, के बराबर 60 प्लस 50 बट्टा 2 माइनस 25। यहां से निकालो के का मान कितना आता है, 1/15 आएगा। तो 60 में 50 गया 10, बोलो, और 10/5 2, यहाँ 60 50 110/2 55, 55 में से 25 गया 30, 30 इधर जाएगा तो 1/15 नहीं हो जाएगा, तो पहले से ऊपर में था। अब यहां लगा दो, सॉल्व कर दें क्या उसको। अब यहां लगाओ Q1, Q1 कितना है 50, और Q2 कितना है, Q1 माइनस Q2 ना, बट्टा T बराबर के कितना है 1/15। Q1 कितना है 50 प्लस 40 बट्टा 2, अब माइनस Q0 कितना 25। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, टी का मान निकालोगे यहां से 7.5 मिनट आ जाएगा। सॉल्व कर देना। तो तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, 60 से 50 होने में कितना समय लगा 5 मिनट, तो कहेगा 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा। इन क्वेश्चन है, यहां से आपको ये वैल्यू निकाल लेना है के का, और के का मान निकाल के इसमें पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। बन जाएगा। वैसे ऐसा कोई सवाल आज तक कंपटीशन में पूछा नहीं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं तो पढ़ा देते हैं। कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम, इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल 60 से 50 होने में कितना समय लग रहा है 5 मिनट, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। देख लो, ये फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q2 बटा टी बराबर के Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। ये फॉर्मूला है। Q1 क्या है प्रारंभिकता, Q2 क्या है अंतिमता, Q0 क्या है वायुमंडल का ताप, T समय, के नियतांक। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो, 60 से 50 होने में 5 मिनट लग रहा है, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन है 5 मिनट से ज़्यादा, तो बनाना पड़ेगा। बोले वे नहीं करेगा, जो अभी हम बना दिए हैं आपका। अब अच्छा, ये तो पढ़ाई नहीं थे, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है देखो। जैसे एक बात बताओ, मेरे पास जितना पैसा है, ठीक है, जरा ना छोटू, क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी, तू ही आना टोपी, बलिया उलिया एकदम आओ ना रे, आ जाइए ना। बाप रे, एक तरफ एक बच्चे ने संस्कार की दुहाई देते हुए बेंच पर जिस पर आप बैठते हैं उस पर पैर रख के चढ़ने से इनकार किया, और दूसरे तरफ एक बच्चा जो एकदम असंस्कारी निकला, जिस पे वो बैठता है उसी पर पैर देके ऊपर चढ़ गया। ये वैसा बच्चा है जो किसी पर भी पैर देके अपनी ऊंचाई को छू सकता है, और ये वैसा बच्चा है देर से ही चढ़ेगा, लेकिन मतलब ईमानदारी से संस्कारी तरीके पर अच्छे रास्ते पर चढ़ के ये ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है, और ये चुट्टा पूरे रास्ते पर चढ़ के ये ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है। इसको हर हाल में ऊंचाई पर जाना है, ये रास्ता गलत है, मत चुनो। देखो, मान लेते हैं कि मेरा पैसा, जितना मेरे पास पैसा है उतना ही इसके पास पैसा है। क्या नाम है आपका, रितु जी, रितु सिंह। आपका क्या नाम है, नीतीश कुशवाहा। देखो, जितना पैसा मेरे पास है उतना ही पैसा रितु जी के पास है, उतना ही पैसा नीतीश, नीतीश नाम है, अच्छा, नीतीश जी के पास है। क्या, नीतीश कुशवाहा जी के पास है, ध्यान से समझना। जितना पैसा मेरे पास है उतना ही पैसा इनके पास है, और जितना पैसा इनके पास है उतना ही पैसा इसके पास है।
यानी मेरे पास 5 टका है तो इसके पास भी 5 टका है, और इसके पास 5 टका है तो इसके पास भी 5 टका है। तब मेरा पैसा इसके पैसा के बराबर है? नहीं है। हाँ, आप दोनों में तुलना होगा, हमरा आप में तुलना करने में की समस्या है आपको? हाँ, अगर मेरा पैसा 5 टका इसके पैसे 5 टका के बराबर है, और इसका पैसा 5 टका आपके पैसे 5 टका के बराबर है, तो मेरा और आपका बराबर नहीं हुआ, है ना? इसको ऊष्मीय संतुलन कहते हैं। मेरा ताप इसके ताप के बराबर, इसका ताप इसके ताप के बराबर, तो मेरा ताप इसके ताप के बराबर। इसको देखिए, क्वेश्चन गड़बड़ा देता है। कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, अगर, ध्यान से सुनना, अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। जाय दिया? इसमें बताओ, तीन वस्तु एक दूसरे से संतुलन, उसमें संतुलन में है कि दो वस्तु? लड़का मार देता है दो वस्तु। तीन वस्तु न संतुलन में है, बोलिए। तो मन नहीं है होगा। आ जाओ इधर। ध्यान देना, कहते हैं अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर होगा। अब ध्यान दो, ये उष्मागतिकी का शून्यवा नियम है, और ये ताप को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? कहता उष्मागतिकी का शून्यवा नियम। इस नियम के अनुसार अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। अर्थात अगर ए का ताप अगर बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप। उष्मागतिकी का यह शून्यवा नियम किसको परिभाषित करता है? ताप को। किसको परिभाषित करता है? अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम का था, अभी हम खाना खा के आए हैं, हम आए हैं भाई, तुम लोग के जैसा भूखे नहीं आए हैं, हम खाना खा के आए हैं, मतलब नाश्ता करके आए हैं, बढ़िया से एकदम रोटी, बांधा गोभी का भुजिया खा के आराम से हम आए हैं, पूरा जैसा भूखले नहीं आए हैं। हम जो खाए हैं, इससे हम दो काम कर रहे हैं। आप ना खा के आए हैं, आप काम कैसे कीजिएगा? हम जो खा के आए हैं, हम इससे दो काम कर रहे हैं। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा आप लोगों के लिए बाह्य कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी मशीन को अगर ऊष्मा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, वो उससे दो काम करता है। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा बाह्य कार्य करता है। इतना सिंपल है। और ये उष्मा गति का कैवा नियम है? पहला। ये उष्मा गति का कैवा नियम है? पहला नियम है। अब ध्यान से देखो, अगर किसी वस्तु को Q उष्मा दी जाती है, तो वो दो काम करता है। अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, और दूसरा बाह्य कार्य करता है। किसी वस्तु को अगर उष्मा दी जाती है, तो उससे वो दो काम करता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और दूसरा क्या करता है? बाह्य कार्य करता है। ध्यान से देखो, अगर किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है, तो वो दो काम करता है, अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा बाह्य कार्य। क्लियर? हाँ जी। यहाँ डी डब्ल्यू मतलब डिफरेंस इन डब्ल्यू है, डब्ल्यू में जो परिवर्तन होगा वो है, या डी डब्ल्यू या डेल्टा यू लिखे हैं, वो भी डिफरेंस है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने जो दिया वो उष्मा क्यू है, और जो इसने अभी हमारे पास 10 टका था, और 10 टका इनपुट में है, 10 टका आउटपुट में है। हम संरक्षित हैं कि हमारा चेंज हुआ है? इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि दी गई ऊर्जा से वो ऊर्जा में ही कन्वर्ट किया है। कहते हैं यह उष्मागति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
हाँ भाई, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, लेकिन हम कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाने वाले हैं। उष्मागति का पहला नियम, इधर आ जाओ ना। इस नियम, लेकिन आप लोग का बैच जो पीछे हम जितना घंटा गड़बड़ाए हैं उतना देर पर बाद में बात करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा Q से वह वस्तु, वह मशीन दो कार्य करता है। पहला कार्य अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा बाह्य कार्य, और दूसरा क्या करता है, बाह्य कार्य। तो ऊर्जा हम देते हैं, इससे वो दो काम करता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और दूसरा क्या करता है, बाह्य कार्य। हम ये कह सकते हैं ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बताओ, ये उष्मा के बारे में बताता कि दी गई उष्मा से दो काम करेगा, एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा बाह्य कार्य। तो कहते हैं ऊष्मा गति का पहला नियम ऊष्मा की ओर परिभाषित करता है। अब आ जाओ दूसरे नियम में। एक बात बताओ, अगर ऊष्मा का प्रवाह की बात करें, वो उच्च से निम्न में होगा कि निम्न से उच्च में होगा? जब भी होगा उच्च, कोई भी चीज हमेशा उच्च से निम्न में जाए। अभी आपके पास ज्ञान ज्यादा हो जाए और मेरे पास कम हो जाए तो इधर से उधर जाएगा? अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान हो और मेरे पास कम हो, कभी जाएगा? जब भी पानी हाई लेवल टू लो लेवल आता है, कभी सुने लो लेवल टू हाई लेवल? जाता है, लेकिन बाह्य बल लगाने पर। मोटर लगा दीजिए, मोटर लगा दीजिए, पानी चढ़ जाएगा नीचे से ऊपर। और नहीं लगाइएगा बाह्य बल, मोटर नहीं लगाइएगा, तो पानी किधर से किधर आएगा, ऊपर से नीचे। हाई से लो, ताप का प्रवाह उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर, ताप का प्रवाह अधिक उष्मा से कम उष्मा। बोले वह नहीं करेगा, हो वही कहता है। अच्छे को बात बताइए कि अगर 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 ऊष्मा के प्रवाह की बात करें तो उच्च ताप से निम्न ताप में होगा कि निम्न से उच्च में? उच्च से निम्न में, बाह्य बल के बिना कि बाह्य बल की उपस्थिति में? बाह्य बल के, जैसे पानी का प्रवाह उच्च से निम्न होगा, बाह्य बल मोटर की उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में? अनुपस्थिति में। अगर मोटर रहा तो अब तो नीचे से भी ऊपर चल जाएगा। हम कहते हैं अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में हो। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी मशीन जितना इनपुट देंगे क्या उतना आउटपुट निकलता है? आप जितना खाते हैं उतना हक दीजिएगा। कभी आटा चक्की के मिल में गए हैं? आटा चक्की के मिल में आप देख गए होंगे तो आप एक चीज देखे होंगे कि जर्ती काट लेता है। आप लेके जाइए 10 किलो, वो आपको देगा 9.5 किलो। वो कहता है भैया इनपुट तो आप 10 किलो दिए थे, आउटपुट आपका 10 किलो नहीं आएगा, क्योंकि लॉसेस होती है, क्षतियां होती है। आप इतना खाते हैं इतना निकालते हैं। और दक्षता का फॉर्मूला होता है, दक्षता को ईटा से नोट करते हैं। दक्षता का था आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। एक चीज आप देखिए, 10/2 इज ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? 10/2 5 ना, तो 1 से ज्यादा, और 2/10, और 10/10 1 के बराबर ना। 10/2, 2/10, और 10/10 1 के बराबर। अब ध्यान से देखो, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 है ना। आउटपुट हमारा जब भी होगा कम होगा। अरे आउटपुट कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। आउटपुट हमेशा कम होगा, तो कम बटा ज्यादा 1 से कम ना।
1 से कम को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 से कम आएगा कि 100 से ज्यादा? देखिए ना, 100 गुना 0.5 कर दीजिए, 50 आ जाएगा। ये बुझा रहा है? खा भी लिया करो। 3 किलो की है, लगता है कल बचेगी कि नहीं बचेगी। खाना खाई है? अगर आप 100 में पॉइंट वाले चीज से यानी 1 से कम से गुना करते हैं तो वैल्यू कम होता है कि ज्यादा? यू आउटपुट कम है, कम बटा ज्यादा 1 से कम होगा। 1 से कम को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 100 से कम आएगा। इसका मतलब ये 100% से कम हो। लेकिन आइडियल मशीन, आदर्श मशीन, इसमें कोई लॉस नहीं होता। वो मशीन दैनिक जीवन में होता भी नहीं है। लेकिन अगर आइडियल मशीन आ जाए तो जितना आउटपुट उतना इनपुट हो जाए, तब ये 1 गुना 100 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 100। लेकिन क्या आइडियल मशीन संभव है? कोई ऐसा मशीन है जरा में कोई लॉस नहीं हो? हर मशीन में लॉस होता है, हर मशीन में लॉस होता है, लॉसेस तो होंगे ही होंगे। तो कहने का मतलब आदर्श मशीन जीवन में संभव नहीं है, इसलिए किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। यही क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम। उष्मा गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार उष्मा का प्रवाह, किसका प्रवाह? निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता है। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में, हमेशा उच्च से निम्न में जाएगा कि निम्न से उच्च में जाएगा? और अगला कहता है किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? लेकिन आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन वास्तविक रूप से यह संभव नहीं है क्या? वास्तविक रूप से यह संभव नहीं। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर, कितना प्यारा टॉपिक है। देखो, पृथ्वी गर्म भी होने वाली है, अब हम लोगों को गर्मी भी लगने वाली है ना? हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग। देखो क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड? हम लेते तो सब हैं, लेकिन हम लोगों के लिए यूज में ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। और पौधों के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखो, ये सूर्य की किरणें हैं, ये हमारा ओजोन परत है। क्या है ये दोस्त मेरे? आइए, सूर्य की किरणें आती हैं, अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण, दो प्रकार की किरणें निकलती हैं। तब पराबैंगनी किरण जो होता है, इसको रोक लेता है ओजोन परत, आने नहीं देता, आएगा सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा। ठीक है? अगर ये पराबैंगनी किरण ओजोन परत जो वायुमंडल में है ऊपर समताप मंडल में, वो अगर नहीं रोके तो ये नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा, सब मर जाएंगे। और ये है अवरक्त किरण। अब दो बातें हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें तेजी से वृद्धि हो रहा है। क्यों वृद्धि हो रहा है? क्योंकि पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले थे वो खत्म हो रहे हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले थे वो बढ़ रहे हैं। फाइनली कौन बढ़ रहा है? मनुष्य, पॉपुलेशन की प्लांट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा छोड़ रहा है, तो बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तो बढ़ा रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहता है हम अवरक्त किरण जो आ रहा है ना, इसको आने तो देंगे, जाने नहीं देंगे। ऑक्सीजन कहता है हम आने भी देंगे और जाने भी देंगे, लेकिन हम लोग तो उसकी कमी कर रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं। हम मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, हम लोग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कि अभी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। तो ये जो अवरक्त किरण आ रहा है, ये आ तो रहा है, लेकिन जा
नहीं पा रहा है, यहीं रह जा रहा है, यहीं रह जा रहा है, तो अवरक्त किरणों के द्वारा सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है। और ये गर्मी हमारे पास आ तो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ताप आने तो देंगे, जाने नहीं देंगे। बोलिए, मामला हो गया गड़बड़। अब हम लोगों को लगती है गर्मी। अच्छा, एक चीज आप देखे होंगे, भीड़ में ज्यादा गर्मी लगती है कि खुले में? काहे कि भीड़ में आदमी ज्यादा है, आदमी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अगर होगा तो वो आने तो देगा लेकिन जाने आपको गर्मी लगेगा। अब एक उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम दो हमारे एक, और हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि सब कुछ के बहाने हैं। अगर आपको बेटा हो गया, मान लीजिए आपकी शादी हुई और आपको बेटा हुआ, बेटा हुआ, समाज के लोग कहेंगे घर में लक्ष्मी नहीं आई तो क्या आया। ठीक, आप एक बार और ट्राई कीजिएगा। फिर बेटी होगी, मान लीजिए फिर बेटा हो गया, करना नहीं हुआ, आ कहीं फिर बेटी हो गई तो लोग कहेगा ये को बेटा है, कहीं मरिए गया था। हमरे बाल बच्चा खाली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और लोग नहीं छोड़ता है। इतना हमर छोड़िए देगा तो कौन जुलूम हो जाएगा? 5 को पौधा हम लगा देंगे लेकिन वो लगाएगा नहीं। अगर आप जनसंख्या पे कंट्रोल करते हैं और प्लांट लगाते हैं, इससे फायदा क्या होना है? फायदा ये होना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित कर लेगा, ये किरणें जो आएंगी वो चली जाएंगी, आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन आप देखते होंगे हर सब पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी ज्यादा है, इस साल की तुलना में अगले साल गर्मी और ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग ये वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। और ये वाला जो काम है हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी संख्या कम हो रही है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ये जो अवशोषित करने वाला था वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। अब इसी कारण से अवरक्त किरणें जो है पृथ्वी पर जो आने वाले अवरक्त किरणें वो आ तो जाती है उष्मा लेकर, लेकिन जा नहीं। एक और नुकसान है एक क्या हो रहा है, लोग एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, एसी लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं। अब ये एसी रेफ्रिजरेटर का एक डिसएडवांटेज क्या है, इससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्षय करता है, ये जो ओजोन परत है इसका नाश करता है। तो जिस दिन ये ज्यादा हो गया, क्योंकि अब गांव घर में भी लगने लगा है, अगर ही बहुत ज्यादा हो गया इसका क्षय हो जाएगा। पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इससे बचना चाहिए, ये लगाना चाहिए और इसको कम करना चाहिए, और इसको कम करना चाहिए। हम अपने गांव में चला 50,000 आम के पेड़ लगवाए, अगल बगल एरिया। कितना? 50,000। हम तो सोचे थे कि इस गांव को ऐसा बना देंगे कि इस गांव का नाम आम के नाम पे ही रहेगा, इतना आम का पेड़ और कटहल वगैरह वगैरह लगा देंगे। लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। गड़बड़ा क्या गया, लोगों ने ये कहना, ये बातें शुरू कर दी कि ये जो है नीतीश कुमार जी दिए थे इनको आम बांटने के लिए, आई सब पैसा खा गया, गांव में कुछ कुछ आम बांट दिया। आई जो फॉर्चुनर पे घूमता है सब आमे का पैसा है। एकरा बिहार में आम के ठिका मिलल है। तो बाबूजी बोले कि बेटा इज्जत प्रतिष्ठा बचाओ मेरा, आई काम छोड़ दो तुम। बोले बाहर तोरा जे करना है करो, गांव में ही सब काम। लोग आधार कार्ड लेके आने लगे कि हमने नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दिया था क्या, सब पैसा खा गए। एकरा मान लो कि अब उतना, एक बार तो ऐसा हुआ कि आम का पेड़ हम बांट रहे थे अपने दरवाजे पर से, ट्रैक्टर पे लगभग 3-4 हजार पेड़ था, सबको दे रहे थे। ये स्थिति हो गया कि अगर हम नहीं हटते तो हमको सब लोग मिलके पीट देता। तो पापा बोले बेटा हट जाओ, माहौल ठीक नहीं है। कोई नीचे से पकड़ता था, कोई बीच से, कोई ऊपर से। मतलब तुम समझ लो कि उसका जड़
तना, अब पंखुड़ी, तीनों, तीन लोगों के हाथों में पत्तियां, और फाइनली हम हट गए और सब लोगों ने लूट लिया। उसके बाद हमने बजट को बढ़ाया पापा की बात ना मानते हुए कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति ये आई कि बाद में लोग ये कहने लगे ये जो है इसी पैसे से ये सारा कुछ कर रहा है और हम लोगों को बहुत कम दे रहा है, इसको इसका बहुत पैसा मिला होगा, ना तो फ्री में कौन क्या देता है। मेरे गांव में आप जाइएगा ना, उस गांव में मिलता है तो कितने लोग लगाए हैं पूछो तो, कौन कौन लगाया है? 1 से 2%। तो हम बोले 1 से 2% लोग, क्योंकि ना उसका देने का प्रोसेस इतना भारी है कि लोग ले, सरकार इस पर बहुत सारा परियोजना लाई हुई है कि आप जितना लगाना है लगा लो, पैसा भी हम ही देंगे आपको, घेरने का भी, लेकिन लोगों की पहुंच में नहीं है ना वो लोगों की पहुंच में नहीं है। मेरे गांव में मेरे बारे में ये भी लोग कहते हैं कि ये आ रहा था पटना से, थे वो बुढ़वा के बैग लेके उतर गया, ओकरा में बहुते पैसा था। तो अब आप ये सब बात छोड़िए, आप आम का पेड़ नहीं लगाइए, कोई भी पेड़ जरूर लगाइएगा, ठीक ना, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हैं, आप युवा हैं, आप इसको थोड़ा कम रखिएगा ताकि आपका बाल बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित करे, हम दो हमारे आधा, साफे कम, और इसकी संख्या में आप वृद्धि कीजिएगा, एक भी पेड़ जरूर लगाइएगा। अगर एक एक पेड़ भी सब लोग लगाने लगे तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। एक पेड़ लगाइएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सके, और हम लोग एसी और रेफ्रिजरेटर गांव में ना लगाएं, जिससे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़े उससे ओजोन परत का नुकसान ना हो। और पराबैंगनी देखो, ऊपर वाले ने भी कितना बढ़िया बनाया है। ऊपर वाले ने क्या किया, उसको पता था कि आदमी बदमाशी करेगा, वो एगो जुगाड़ कर दिए। वो बोले ये जो पराबैंगनी किरण आ रहा है ना, जो अनलिमिटेड ऊर्जा का सोर्स है सूर्य, ये जो पराबैंगनी किरण आ रहा है ना, इससे ओजोन परत का निर्माण भी होगा। ये जो पराबैंगनी किरण आ रहा है, इससे ओजोन परत का निर्माण भी होगा। अगर निर्माण नहीं होता, फिक्स रहता, इतने है, तब तो हम लोग खोचाड़ खोचाड़ के खत्म कर देते। इसीलिए सरकारें चुप है कि कोई बात नहीं, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट पड़ रहा। अच्छा अब देखो कैंसर के मरीज कितना ज्यादा बढ़ गए हैं आपके आसपास में, इसलिए आप लोग पेड़ जरूर लगाइए। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा पृथ्वी पर गर्मी किन किरणों के माध्यम से आती है, अवरक्त। तो ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल में। कौन मंडल में है, समताप मंडल में है। और पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, ओजोन परत। कहेगा कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। कौन किरण के द्वारा पृथ्वी पर गर्मी आती है, अवरक्त किरण। कौन रोकता है, ओजोन परत किसको रोकता है, पराबैंगनी किरण। क्लियर, नहीं समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। अब हम लोगों को एसी और रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, क्या निकलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलता है, जिससे क्या होता है, ओजोन परत का नुकसान होता है। क्लियर है, आज की कार्रवाई यहीं तक रखें। ये अगर बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय। ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। सही है। और उष्मा गति का ये पहला नियम है, अगर ली गई उष्मा से दो काम करेगा, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, दूसरा बाह्य कार्य करेगा। सही कि गलत। और दूसरा नियम कहता है कि उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में। किसी भी मशीन की उष्मा किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम हो। कुछ की नहीं सीखे, पक्का। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी। आज से सभी कक्षाएं आपकी नियमित समय पर संचालित होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के चला जी, पढ़िए। पढ़ने वालों की कमी है, एकदम कमी है। और ये पढ़ाई करने वाले पटना में बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हैं।
आप पढ़िएगा, आपका हो जाएगा, ठीक ना। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।